हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ज्यादा क्वेश्चंस थे तो हमने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था इसको और 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज बारी होगी पार्ट 3 की और पार्ट 3 में हमारे बचे हुए क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो भैया हमेशा की तरह रूल्स साफ है, पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई जरूर 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 करेंगे और ये जरूर चेक करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए भाई तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी विद द क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन सेज वाटर राइजेस इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, अगर इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया जाए 45 डिग्री पे, तो लेंथ ऑफ द वाटर राइज इन द ट्यूब विल बी। तो कोई भी वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब में जो लेंथ आ रही है, वाटर राइजेस अप टू द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर इसी वर्टिकल ट्यूब को, ऐसा वर्टिकल ट्यूब था, वाटर राइज करता है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूं 45 डिग्री पे, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वाटर लेवल इन दैट केस। तो भाई बता दो जल्दी से, सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सोचो जरा क्या बात बन सकती है। हाँ जी भाई, विचार किया कुछ किसी ने? विचार ही तो कर रहे हैं सर हम लोग। यहां पे दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, इसमें जो वाटर लेवल राइज करता है इट इज अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेट अस से द हाइट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक काम करो ना, इस हाइट को यहां लिखता हूं। Let's say the water level rises up to a height of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दूं 45 डिग्री पे, यानी कि इसको मैं ऐसा बना दूं, इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने इधर बना दिया 45 डिग्री पे इंक्लाइन करते हुए, इसको मैंने ऐसे बना दिया 45 डिग्री पे इंक्लाइन करते हुए। नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ द वाटर? तो साहब पानी इस लेवल तक आएगा इसमें। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द वाटर? तो हमने बोला साहब पानी इस लेवल तक आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी शायद अपने लिए ये बताना। ये कितने एंगल पे इंक्लाइन कर दिया आपने इसको? 45 डिग्री पे। पहले कैसा था? पहले था सर ये वर्टिकल, इस टाइम पे क्या हो गई है? इंक्लाइन कर दिया 45 डिग्री पे। तो लेंथ ऑफ द वाटर लेवल क्या होगा इसमें बताना है आप लोगों को। तो यार अगर मैं इसको देखूं तो यहां से एक लाइन जोड़ दी जाए, ऐसे एक अदृश्य सी इमेजिनरी लाइन जोड़ दी जाए, तो मुझे बेसिकली यहां पे एक ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। अगर आप भी देखो तो, अगर आपको भी दिख रहा हो तो एक ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसमें कि ये जो पार्ट है इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज, ये मुझे निकालना है, ये बेस 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। It is given by base upon hypotenuse. The base is of 10 centimeter and we have to find out the value of hypotenuse. So cos of 45 degree is equals to base of 10 centimeter. We have to calculate the hypotenuse which is L. So L is given by 10 divided by cos of 45 degree. 10 divided by cos of 45 degree. 10 divided by 1 by under root of 2. भैया root 2 ऊपर चला जाएगा. It is given by 10 under root of 2 centimeter. So what will be the length of the water reason in the tube will be given by 10 root 2 centimeter, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिलेगा। क्या बस यही करना था इसमें? बस यही करना था इसमें। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद आप लोग, और समझ रहे हो तो इसको लिख लो, बाकी इसके नीचे ऐसे टब बना लेना तुम लोग। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आएगा कि सर ये क्या हुआ, वाटर लेवल कहां से आया इसमें, तो यहां पे एक टब बना ले तुम, है ना। हाँ ऐसा ही होता है बेटा, बैरोमीटर, सॉरी कैपिलरी ट्यूब में, उसको ऐसे टब में डालोगे तो वाटर लेवल राइज करता था उसमें। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम एंड इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन तुम्हारे आंखों के सामने रख दिया गया है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। छाप लो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया नोट? सभी ने किया? अगला सवाल क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, आओ जरा देखें।
A 20 centimeter long capillary tube is dipped in the water. The water rises up to 8 centimeter. ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर की जो ट्यूब है हमारे पास, जिसका लेंथ हमें गिवन है, इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने इसको वाटर में डिप किया तो जो वाटर राइज हुआ वो अप टू 8 सेंटीमीटर हुआ. 20 सेंटीमीटर की पूरी ट्यूब है. This is the length of the tube. This is the height up to which the water rises. If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, अगर पूरे अरेंजमेंट को एक freely falling elevator में रख दें, what should be the length of the water column in the capillary tube? कितना लेंथ होगा सर? जब इसको जमीन पे रखा था, मैंने बोला ऐसे, यहां पे ट्यूब है सर, ट्यूब इज ऑफ 20 सेंटीमीटर. बहुत ही शानदार. ट्यूब जो है वो 20 सेंटीमीटर की है ना, और वाटर लेवल जो राइज करा है इसमें, इट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर. वाटर लेवल जो राइज करता है वो 8 सेंटीमीटर का करता है. ट्यूब पूरी हमारी 20 सेंटीमीटर की, वाटर लेवल राइज करता है 8 सेंटीमीटर पे. अगर इस पूरे अरेंजमेंट को मैं ले जाऊं कहां पे, एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, ये तो कहां पे रखा था, ग्राउंड पे रखा था इसको हमने. ये कहां रखा हुआ है बेटा, ग्राउंड पे. ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ था. अगर मैं इस पूरे सेटअप को एस्केलेटर में, फ्रीली फॉलिंग एस्केलेटर, एलिवेटर सर, एस्केलेटर तो फ्री फॉल नहीं कर सकता, एलिवेटर कर सकता है. तो इस पूरे सेटअप को हम एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में ले जाके रख दें. हाँ जी बताना. फ्री फॉल कर रहा है यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन बराबर जी होगा. फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करा रहे यानी कि एक्सेलरेशन बराबर यहां पे जी है. बोलो ना, अरे ऐसे ही होगा. फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है. तो व्हाट शुड बी द राइज ऑफ वाटर इन दिस केस? व्हाट शुड बी द राइज ऑफ वाटर इन दिस केस? सर एलिवेटर जो है फ्री फॉल कर रहा है. फ्री फॉल करते समय हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि ए जी के बराबर हो जाता है, और अगर ए हमारा जी के बराबर है, सो द नेट जी यानी कि जी इफेक्टिव ऑन द फ्लूइड विल बी गिवन बाय 0. अभी तक क्या हो रहा था, इस फ्लूइड की बात करें, इस पे जी लग रहा था नीचे की तरफ, लेकिन जैसे ही ये एलिवेटर में आएगा, सो द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव विल बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव इज गिवन बाय, क्योंकि देखो भाई तुम भी समझते हो सूडो फोर्स की कहानी. जी ऑलरेडी नीचे लग रहा है और एक सूडो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा विच इज ऑल्सो जी. तो मैंने क्या कहा कि साहब इसके ऊपर लगेगा जी इफेक्टिव टू बी 0. हियर जी इफेक्टिव इज 0. ठीक है. फ्री फॉल करने का मतलब यही होता है बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये मूव कर रही है एलिवेटर, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है जी के बराबर. तो ये जो फ्लूइड है कैपिलरी ट्यूब में, इसके ऊपर जो जी इफेक्टिव आएगा विच इज गिवन बाय 0. तो ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा. तुम खुद समझो ना यार, कोई भी एलिवेटर जो कि फ्री फॉल कर रहा है उसके अंदर एक आदमी होता है, तो अगर एलिवेटर कर रहा है फ्री फॉल तो यह आदमी पे लगता है mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आदमी पे लगता है नॉर्मल ऊपर की तरफ, और बेटा जी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो एक और फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा. पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा भाई. एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो सूडो फोर्स लगा. तो यहां पे जब हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं बेटा, सो इट इज गिवन बाय जी माइनस का ए. जी लगेगा नीचे, ए लगेगा ऊपर, आदमी के ऊपर. जी लगेगा नीचे, ए लगेगा ऊपर बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स. तो इस आदमी के ऊपर जो जी इफेक्टिव आएगा इट इज गिवन बाय जी माइनस ए. भाई साहब बाई चांस हमारा ए जी के बराबर है तो ये 0 हो जाता है. फिर हमारा जो ए है वो जी के बराबर है, इसलिए यहां पार्ट 0 आता है. सेम कहानी इस फ्लूइड के साथ हुई कि साहब व्हेन इट इज इन द फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, तो इसके ऊपर लगने वाला जी इफेक्टिव 0 हो जाता है, और जैसे जी इफेक्टिव 0 होगा तो एच विल बी 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर इंटू जी इफेक्टिव, है ना. h इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू द ज़ूरिन्स लॉ हमने पढ़ा ये बात बेटा कि h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी इंटू जी. ये जी इफेक्टिव होगा साहब, जी इफेक्टिव तो 0 है, सो इट इज गिवन बाय इनफाइनाइट
हाइट कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। बट क्योंकि सर मैक्सिमम लेंथ जो हमारे पास है वो 20 सेंटीमीटर की है, दैट्स व्हाई आई मस्ट से सिंस द मैक्सिमम लेंथ is of 20 centimeter, therefore h will also be 20 centimeter. So the water rises up to the maximum height which is of 20 centimeter, और यही आपका सही जवाब होगा। यही आपका क्या होगा बेटा? सही जवाब होगा। वैसे तो h इनफाइनाइट आता है, लेकिन यहां पे जो मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर की है, तो वाटर लेवल भी सिर्फ यहीं तक जाएगा। उसके बाद तुम्हें याद है यहां पे मेनिस्कस फॉर्म होता था, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन आगे नहीं जा सकता ये, है ना, वो यहां तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिल हो जाएगा। और यही हमारी कहानी है इस क्वेश्चन की। बस क्लियर है ये बात? आपको समझते हो ना तुम लोग? छाप लो जल्दी से। डन? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े क्या? अगला सवाल देखें क्या? क्वेश्चन नंबर 23, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी होती है सर? सॉलिड्स की, लिक्विड्स की? सॉलिड और लिक्विड ओनली? लिक्विड एंड गैसेस ओनली। विस्कोसिटी, तो भाई क्या कहते हो तुम लोग? विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी थी सर? लिक्विड की। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, हम लिक्विड्स में पढ़ते हैं विस्कोसिटी को। तो ऐसा नहीं है बेटा, जल्दबाजी में एकदम तुम लिक्विड पे टिक लगा के आ जाओगे तो बहुत गलत बात करके आ जाओगे। समझो कि विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड्स में पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें विस्कोसिटी, फ्लूइड्स में पढ़ाया था ना, तो बेसिकली विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड्स भी आते हैं बेटा, और फ्लूइड्स में हमारे पास गैसेस भी आती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स, एंड फ्लूइड्स में बेटा लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। तो जल्दबाजी में सिर्फ लिक्विड्स पे ताला मत लगा देना, देख लेना कहीं गैसेस तो नहीं है साथ में। डी ऑप्शन में लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली। हाँ, सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं आती भाई, सॉलिड्स में विस्कस फोर्स की कहानी नहीं है, वहां तो अलग कहानी चलती है फ्रिक्शन फ्रिक्शन की, वो अलग बात है। ठीक है, विस्कस फोर्स तभी लगेगा व्हेन यू आर इन द गैसेस और व्हेन यू आर इन द लिक्विड, दैट्स इट। यानी कि फ्लूइड में ही विस्कस फोर्स की बातें करेंगे, फ्लूइड्स के लिए ही विस्कोसिटी की बात करेंगे, एंड फ्लूइड्स में तो भैया लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती है। तो यह बात नोट करके रखना कि ये विस्कोसिटी की बातें दोनों के लिए लगेगी, फिर भले वो क्या हो बेटा, सॉलिड लिक्विड हो या फिर वो गैसेस हो। डन? हो गया सभी का? आगे बढ़े। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। क्या कहते हो तुम लोग? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी किस प्रकार का फोर्स होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक फोर्सेस? सोचो, 4 प्रकार के फोर्स होते हैं जो आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में ही, और जब आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें ही आपको इन फोर्सेस का ज्ञान हुआ होगा, है ना। तो बेसिकली विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है, यानी कि विस्कस फोर्स होता है, वो किस प्रकार का फोर्स है? पहले तो वो क्यों लग रहा है, क्या वजह है उसके पीछे? सर हमने ये समझा कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर्स की फॉर्मेट में फ्लो करता है वो, है ना। जब भी कोई फ्लूइड होगा और ये फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। तो फ्लूइड अगर लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है तो लेयर्स के बीच में लगता है विस्कस फोर्स। पर ये क्यों लगा? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तुम्हें याद हो तो फ्रिक्शन जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा था तो फ्रिक्शन का वजह पूछी गई थी कि फ्रिक्शन क्यों लगता है भाई। तो तुमने बोला था कि सर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सरफेस होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे हम कहते हैं कि फ्रिक्शन लगता है। तो भाई विस्कस फोर्स में भी तो ऐसा ही है, फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो लेयर्स के फॉर्मेट में करेगा और लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे विस्कस फोर्स का काम करते हैं। तो मेरी बात आपको शायद समझ आ रही होगी।
अगर नहीं आ रही तो लिख के बता दूं। Viscous force is due to the intermolecular forces between the layers of a flowing fluid. Between the layers of a flowing fluid. ठीक है, तो जब भी मैं लेयर बोलता हूं बेटा, लेयर्स बातें बोलने के बाद मैं उसको यहां पे मेंशन करता हूं फ्लोइंग फ्लूइड, ये बताने के लिए कि ऐसा फ्लूइड लेयर्स में नहीं होता, लेकिन जब वो फ्लो करता है तो लेयर्स की फॉर्मेट में फ्लो करता है। हाँ, एक सवाल इसमें भी था, क्या विस्कस फोर्स रुके हुए फ्लूइड पे लगता है? नहीं, बिकॉज जो फ्लूइड होता है वो लेयर्स की फॉर्मेट में नहीं होता है, बट ये फ्लूइड जब फ्लो करता है तो फिर वो फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स, क्योंकि जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तो फिर वो फ्लो करेगा लेयर्स की फॉर्मेट में। तो यहां पे बेसिकली देयर आर सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन दीज फ्लूइड लेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आई मस्ट से, because of this intermolecular force there is some opposition between the relative motion of layer, कुछ oppositions होंगे between the relative motion of the layers, and because of this we can say यहां पे एक viscous force आता है। तो भाई viscous force basically intermolecular forces की वजह से आ रहा है, जो कि basically आते हैं electromagnetic force में। जो कि बेसिकली किस में आते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई आई मस्ट से दैट द विस्कस फोर्स इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा उसके नेचर में, बिकॉज इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम भी क्या कहेंगे कि जो विस्कस फोर्स है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ठीक है भाई, समझते हो बात को? क्लियर रहेगी सारी बातें? देख लो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहे थे बेसिकली बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण वी हैव द विस्कस फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर में, दैट्स व्हाई विस्कस फोर्स इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर रहेगी बात सभी को? चलिए बेटा जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय F अपॉन A इक्वल्स टू माइनस का ईटा dV बाई dz। जो विस्कस फोर्स है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, इट इज गिवन बाय बेटा F बाय A इक्वल्स टू माइनस का ईटा dV बाई dz। समझदार लोगों को पता होता है ये होता है फोर्स विस्कस वाला। बेटा सरफेस के पैरेलल लगता है कि परपेंडिकुलर लगता है? ये है, ये क्या होता है? एरिया। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाला जो विस्कोसिटी होता है, इट इज गिवन बाय दिस। ना सवाल यह है कि इसमें जो F अपॉन A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये F अपॉन A क्या ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब F अपॉन A को क्या कह सकते हो आप? और प्रेशर कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह सकते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस कह सकते हो, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस कह सकते हो। बोलो भाई, क्या कहेंगे इसको हम लोग? सर सही बात है, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी F अपॉन A होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी F अपॉन A होता है, लेकिन यहां पे जो F अपॉन A है ये किसको डिनोट कर रहा है? पहली चीज प्रेशर को या फिर स्ट्रेस को? पहला सवाल तो यही है। पहला डिफरेंस तो यही आता है कि ये जो F अपॉन A है ये क्या प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है?
भाई दो लेयर्स में लगने वाला जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, वो समझो पहले कि किस प्रकार से लगेगा वो। ये हमारे पास दो लेयर्स है बेटा, फ्लूइड की दो लेयर्स हमने कंसीडर करी। इन दोनों लेयर्स में अगर मैं बात करूं तो विस्कस फोर्स बनाना है। ये फ्लूइड की क्या है, फ्लूइड की दो लेयर्स जिनके बीच में मुझे क्या करना है, विस्कस फोर्स बनाना है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जब मैं विस्कस फोर्स बनाना चाहता हूं तो वो विस्कस फोर्स कुछ इस प्रकार से लगता है सर। वो विस्कस फोर्स कुछ इस प्रकार से लगता है ना, क्योंकि सर डेफिनेटली से बात है, ये लेयर आगे जाना चाहती है, इसका मोशन आगे की तरफ होगा, और जैसे ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहती है, इन दोनों लेयर्स के बीच में आता है रिलेटिव मोशन, एंड रिलेटिव मोशन आने की वजह से देयर इज सम विस्कस फोर्स बिटवीन दीज लेयर्स। पहली चीज, क्या ये पैरेलल टू द सरफेस है या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है? तो सर ये विस्कस फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है, तो यहां से प्रेशर के फॉर्मूले को काट देंगे, क्योंकि प्रेशर में यहां पे आपको परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होता है। ये जो फोर्स होना चाहिए कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, जिसको कि थ्रस्ट कहते थे। लेकिन यहां पे जो फोर्स हमारे पास है ये सरफेस के पैरेलल है, तो प्रेशर तो नहीं हो सकता सर। रही बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में भी कौन सा वाला स्ट्रेस होना चाहिए, तो इस पे विचार करते हैं। बेटा जी जब मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा था, तो एक वायर को जब पकड़ के आप एलोंगेट करते हो, एक वायर को जब आप पकड़ के एलोंगेट करते हो, तो जो फोर्स आप लगा रहे थे इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, ये रही हमारी सरफेस। तो बेटा जी आपको याद हो तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे डेवलप हुआ था, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को क्या कहा था आपने, इट इज गिवन बाय सर रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। लेकिन जरा गौर फरमा के देखो, तो क्या ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो ये फोर्स है, क्या वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ सर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो दिस फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं हो पाएगा सर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है क्योंकि ये फोर्स, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो नहीं हो सकता सर। टेंजेंशियल की बात कर लेते हैं, तो टेंजेंशियल में अगर आपको याद हो तो ये कोई सिलेंडर हुआ करता था हमारे पास, इसमें क्या करते थे, ये है सरफेस हमारी, ये हमारे पास सरफेस थी जिसका एरिया ए था। अगर मैं इस पे इधर ऐसे फोर्स लगा दूं टेंजेंशियली, टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, अलोंग द सरफेस, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस बोल दूं इसको मैं, बिल्कुल सर। तो उस केस में इसका हाल कुछ ऐसा होता था कि ये इधर चला जाता था, ये पार्ट इधर चला जाता था, और ये ऐसे कह सकता था। तो सर यहां देखो सरफेस के अलोंग फोर्स लगा है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो डिफाइन होता था, टेंजेंशियल स्ट्रेस को जब हम डिफाइन करते थे, सो कैसे डिफाइन करते थे, फोर्स बाय एरिया। बट साहब ये हमारे पास ऐसा फोर्स था विच इज पैरेलल टू द सरफेस, या फिर मैं बोलूं दिस इज द फोर्स विच इज अलोंग द सरफेस, या तो मैं बोलूं कि दिस इज द फोर्स विच इज अलोंग द सरफेस या फिर पैरेलल टू द सरफेस। यहां पे परपेंडिकुलर की कहानी नहीं आती थी। और अगर आप विस्कस फोर्स को देखो, तो विस्कस फोर्स इज ऑल्सो पैरेलल टू द सरफेस। So this viscous force is also parallel to the surface। और मेरे बच्चे अगर विस्कस फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है, तो ये तो टेंजेंशियल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज टेंजेंशियल, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस फोर्स इज टेंजेंशियल। और अगर बेटा ये फोर्स टेंजेंशियल है, तो ये जो स्ट्रेस देगा वो कौन सा वाला स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल वाला होगा ना बेटा, हां कि ना, बिल्कुल होगा सर। वॉल्यूम स्ट्रेस क्यों नहीं होना चाहिए साहब, वॉल्यूम स्ट्रेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस में हमेशा वो जो फोर्स लगता था वो भी कैसा लगता है, देखो ना, रेडियल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चारों दिशाओं से फोर्स लगेगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लेकिन आप देख रहे हो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये इस पे रेडियल डायरेक्शन में लग रहे हैं, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस। और बेटा अलोंग द रेडियस पार्ट जो होता है वो सरफेस के अलोंग ही जाएगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के।
तो यहां पे भी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां पे वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा, नो डाउट इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बट सर्टेनली आई फाउंड कि यहां पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा इट इज ऑल्सो गिवन बाय फोर्स बाय एरिया, बट इसमें ये फोर्स भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये फोर्स भी कैसा होना चाहिए भैया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो घूम फिर के पिक्चर आके टिकती है टेंजेंशियल स्ट्रेस पे। तो जब आप इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें ये विस्कस फोर्स था, एफ वी से लिख देता हूं, विच इज एक्चुअली अ टेंजेंशियल फोर्स, विच इज एक्चुअली अ टेंजेंशियल फोर्स। और बेटा जी जो टेंजेंशियल फोर्स होते हैं उनकी वजह से जो स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स, आप देख सकते हो अलोंग द सरफेस लग रहा है, तो इसकी वजह से जो भी स्ट्रेस हमें मिलेगा दैट इज गिवन बाय द टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये सारी बातें लिख लो, ये सारी बातें लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखो पहले तो जल्दी से, इसको लिखा सभी ने, हो गया पक्का। अब इधर आओ, यहां पे ये टेंजेंशियल स्ट्रेस की कहानी, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगता है इसमें, लिखो लिखो जल्दी से, हो गया, शाबाश। चलिए सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कहना चाहता है, अ रेन ड्रॉप फॉल्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज, तुमने देखा होगा पानी की बूंदें जो अर्थ की सरफेस पे गिरती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, क्यों, बिकॉज इट्स वेट इज नेग्लिजिबल, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बैलेंस इट्स वेट, the force of viscosity of air balances its weight, the drop are charged and the atmospheric electric field balances its weight। तो तुम सोचो जरा ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। जी भाई मैं क्या कहता हूं कि साहब अगर ऐसा हो जाता, मान लो कि यहां पे वाटर की ड्रॉप है, मैंने तुम्हें बताया होगा टर्मिनल वेलोसिटी डेराइव करी थी, पूरी याद आ रहा है मुझे कुछ कुछ। वाटर यहां से, वाटर की जो ड्रॉप होती है वो फ्री फॉल करती है भाई, ऊपर से पानी की एक बूंद फ्री फॉल करी, एंड जब वो फ्री फॉल करती है तो देयर इज अ फोर्स mg एक्टिंग ऑन द वाटर ड्रॉप। ठीक है भाई, एयर में से होते हुए, है ना, पूरा एटमॉस्फेयर है बेटा यहाँ पे, पूरा एटमॉस्फेयर, तो एयर में से होते हुए जब ये वाटर ड्रॉप नीचे आती है तो इट विल एक्सपीरियंस अ बायंट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नो डाउट mg इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स, mg यहां पे बायंट फोर्स से ज्यादा होगा, बिकॉज एयर का बायंट फोर्स कितना ही हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एयर बायंट फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो बायंट फोर्स लगा लेकिन वो बायंट फोर्स mg से कम है, तो अल्टीमेटली ये बॉल नीचे की तरफ क्या करने वाली है, एक्सेलरेट करने वाली है ना। वाटर का जो ड्रॉप है, वाटर का जो ड्रॉप है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है कि सर इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी जो स्पीड है इट इंक्रीजेस, एक्सेलरेट करने का क्या तात्पर्य कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। बेटा जी जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो किसी भी फ्लूइड में, अब फ्लूइड मैंने क्या बोला था, विस्कस फोर्स फ्लूइड में लगता है, फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैसेस। तो अगर हम एयर में हैं, अगर हम एयर में भी है ना बेटा, तो भी हम पे एक विस्कस फोर्स लगेगा लाइक दिस, Fv, क्योंकि mg बड़ा है तो पहले तो बॉल नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेट होने की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीज होने से विस्कस फोर्स आया और वो भी अब इंक्रीज होने लगा, विस्कस फोर्स इंक्रीज होने लगा। तो एज स्पीड इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। तो भाई बॉल क्या कर रही है, बॉल तो नीचे आ रही है, mg की वजह से विस्कस फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, या आफ्टर सम टाइम लिख लेते हैं थोड़ा सिंपल भाषा में, कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आएगा जब ये विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा इसके, किसके, mg के। एक ऐसा समय आएगा जब ये विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा mg के बेटा।
ठीक है, तो विस्कस फोर्स mg के बराबर हो गया। उस केस में यहां पे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी 0, है ना। उस केस में जो नेट फोर्स होगा बेटा जो एक्टिंग ऑन दिस वाटर ड्रॉप है दैट विल बी 0। एक ऐसा समय आएगा जब ये विस्कस फोर्स बैलेंस कर लेगा बाकी के फोर्सेस को, और जब इस विस्कस फोर्स ने बैलेंस किया बाकी के फोर्सेस को, उस टाइम पे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वाटर ड्रॉप विल बी 0। इस केस में द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वाटर ड्रॉप विल बी 0, एंड इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वाटर ड्रॉप इज 0, देन एक्सेलरेशन ऑफ द वाटर ड्रॉप इज ऑल्सो 0। वाटर ड्रॉप का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। दैट फर्दर मींस कि वेलोसिटी या जो स्पीड रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी को कहते थे टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते थे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो बायएंड फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसको कंसीडर ना भी करो तो चलेगा बेटा। बायएंड फोर्स एयर का जो होता है वो बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो विस्कस फोर्स है वो बेसिकली वेट को बैलेंस करता है। वेट को बैलेंस करते ही नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। नेट फोर्स 0 होने से एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी वजह से बारिश में जो पानी की बूंदें हम पे गिरती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। सोचो अगर ये विस्कस फोर्स नहीं होता तो कितनी स्पीड से वाटर ड्रॉप्स आती और हमारे सिर पे गिरती फिर, है ना। अगर ये विस्कस फोर्स नहीं होता तो बिस mg होता, और mg की वजह से ये वाटर ड्रॉप ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होती, एंड ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होने का मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती जब वो ग्राउंड से टकराती। तो अब सोच लो इतनी स्पीड से अगर ये वाटर ड्रॉप आके गिरता, क्योंकि देखो भाई the velocity you know better, it is given by under root of 2gh, यानी कि this velocity is proportional to under root of height। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा वेलोसिटी, जितनी ज्यादा हाइट से कोई गिरेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो ग्राउंड से जाके टकराएगा। वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी ऊंचाई से गिरती है सर, है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ऊंचाई से गिरती है, एंड इतनी हाइट से जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो बहुत ज्यादा गंदा वाला इंपैक्ट होने वाला है, बहुत ही गंदा वाला कोलिजन होने वाला है यहां पे, और बहुत ही ज्यादा इसके इफेक्ट्स आएंगे। फिर वो तो भला हो विस्कस फोर्स का, भला हो इस विस्कस फोर्स का जिसने कि इस mg को बैलेंस कर दिया, जिसके कारण अब ये वाटर ड्रॉपलेट कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, जो कि हमें ज्यादा नहीं लगता, है ना। हाँ, तो वेट नेग्लिजिबल गलत बात है। फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन गलत बात है, सरफेस टेंशन की तो कहानी नहीं है इसमें। फोर्स ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एयर बैलेंसेस इट्स वेट, बिल्कुल सही बात है सर। एंड द ड्रॉप आर चार्ज एंड द एटमॉस्फेरिक, ना चार्जिंग चुर्जिंग की बातें नहीं चलती यहां पे, सभी है ना, चार्जिंग की बातें नहीं चलती इसमें बेटा। सो मेरे हिसाब से शायद बात आपको समझ आ रही होगी, है ना। तो यहां पे बोल दिया गया कि जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बैलेंस कर रहा है उसके वेट को, जिसके कारण वो अब वाटर ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है आगे। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी तो भाई हमारे लिए तो फायदे वाली बात है, ये हमारे लिए तो फायदे वाली बात है कि भाई हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, छापो यार जल्दी से, छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने? पक्का? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ पीस ऑफ वुड इज टेकन डीप इनसाइड अ लॉन्ग कॉलम ऑफ वाटर एंड रिलीज्ड। एक पीस ऑफ वुड है बेटा, इसको हमने लॉन्ग कॉलम मतलब एक बहुत लंबी सी ट्यूब है, उसके अंदर पानी का एक कॉलम है जिसके अंदर हम उसको लेके गए और अंदर जाके उसको रिलीज कर दिया। इट विल मूव अप। ये बॉल, ये जो ब्लॉक है वुडन पीस ऑफ वुड है ना, ये जो पीस ऑफ वुड है, ये दिस इज द वाटर कॉलम बेटा। तो इस वाटर कॉलम में हम इसको बहुत गहराई तक लेके गए, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है।
तो इसके अंदर इस वुडन पीस को हम लेके गए और वुडन पीस को बिल्कुल यहां से ले जाके हमने क्या कर दिया, रिलीज किया। यहां से इसको हमने रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज करा, अब तुम जानते हो भाई पानी का इफेक्ट होने वाला है, बायएंसी फोर्स, एमजी और सब कुछ लगने वाला है इस पे। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, नो वी नो बेटर सर, ये एम मास का जो ब्लॉक है इट विल मूव अप, ये ऊपर मूव करेगा, मैं जानता हूं ये करेगा, लेकिन इसका जो मोशन है वो किस प्रकार का होगा? क्या वो कांस्टेंट है विद अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, विद अ डिक्रीजिंग अपवर्ड एक्सेलरेशन, विद अ डीएक्सेलरेशन, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कैसे मूव करेगा ऊपर, ये आपको बताना है। पूरे इसमें पानी भरा हुआ है, पूरे कॉलम में पानी भरा बेटा, वाटर कॉलम है तो भाई पानी ही होगा और तो कुछ होने वाला नहीं है यहां पे। सिंस इट इज अ वाटर कॉलम तो पानी ही पानी भरा हुआ है सब जगह। हां जी, और यहां से इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यहां से इसको हमने रिलीज कर दिया है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू विल ऑब्जर्व हियर, ये आपको बताना है बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आप सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये विचार कर लीजिए, फिर हम बताएं कि क्या करना है यहां पे। सोचा सभी ने? सोच लिया सभी ने? देखो भाई, मुझे जो लगता है कि mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। साहब mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। बायएंट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, बहुत शानदार, जिसके कारण, क्योंकि सर द डेंसिटी ऑफ द वुड इज वेरी लेस, सो लाइक वी नो बेटर कि ऊपर की तरफ क्या करने वाला है, एक्सेलरेट करने वाला है। ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। साहब जैसे ही ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगा, हमने देखा इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या थी, जीरो थी। बॉडी को रिलीज करा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब ये बॉडी बिकॉज ऑफ द बायएंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। भाई mg तो है, लेकिन यहां पे बायएंट फोर्स बड़ा हो जाएगा mg से, पानी के अंदर है ना बेटा, तो बायएंट फोर्स mg से बड़ा होगा। यहां पे बॉडी का ये जो वुड का जो पीस है, इसकी डेंसिटी वाटर के एस्पेक्ट में कम होगी, तो बायएंट फोर्स लगेगा इस पे तब जबरन वाला, ठीक है, तगड़ा सा बायएंट फोर्स लगा, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट करने की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई बेटा, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण यू कैन सी यहां पे लगने वाला है एक विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा था, विस्कस फोर्स लगा नीचे। तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने से विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, जो कि इसके मोशन का विरोध करेगा। यानी कि ये बॉक्स ऊपर तो जाएगा लेकिन उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, बिकॉज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण विस्कस फोर्स इंक्रीज हुआ, जो कि फर्दर इसकी क्या करेगा, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा। हां, वो फर्दर इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, नीचे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। सोचो ना, पहले ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा था तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ, धीरे धीरे एक ऐसा फोर्स आया जो कि नीचे की तरफ लग रहा था, और अब इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो अल्टीमेटली ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ऊपर की तरफ जाएगा विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ रहे हो? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ये जाएगा, यानी कि जो ब्लॉक है ऊपर जाएगा, नो डाउट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन जब इसका एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा, क्योंकि इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स जो नीचे की तरफ है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो अल्टीमेटली विस्कस फोर्स यहां पे दगाबाज है, जिसकी वजह से वो आया, वो उसी को डिक्रीज करने में लगा पड़ा है। क्यों भाई? एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती तो विस्कस फोर्स नहीं होता, और विस्कस फोर्स नहीं होता तो ये बढ़िया चलता रहता ऊपर। लेकिन एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, विस्कस फोर्स आया, वेलोसिटी इंक्रीज होने से विस्कस फोर्स इंक्रीज हुआ, और ये विस्कस फोर्स देखो सर,
जिस वेलोसिटी के कारण, जिस एक्सेलरेशन के कारण ये विस्कस फोर्स आया, वो इन्हीं को अपोज कर रहा है। धोखेबाज है सर ये विस्कस फोर्स। जिस वेलोसिटी के इंक्रीज होने से ये विस्कस फोर्स आया, वो उसी को डिक्रीज करने में लगा पड़ा है। जिस एक्सेलरेशन की वजह से ये विस्कस फोर्स आया, ये उसी एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आज बॉडी ऊपर तो जाती है, बट विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हां, बॉडी ऊपर जाएगी, इट विल मूव अप विद द डिक्रीजिंग अपवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आज भी ऊपर की तरफ है। ये मत बोल देना कि सर एक्सेलरेशन भी नीचे लगा दो इसका, ना 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 ना, एक्सेलरेशन ऊपर है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है। ये विस्कस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन ऊपर है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये है कहानी इस विस्कस फोर्स की, इसको छाप लो। अच्छा, ये कहानी कब तक चलती रहेगी? जब तक वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ना कर ले। ये कहानी कब तक चलती रहेगी? जब तक वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ना कर ले। अब तुमको कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर विस्कस फोर्स इंक्रीज होता जाएगा तो कुछ समय के बाद एक्सेलरेशन को नीचे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है ना। अगर टर्मिनल वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ समय के बाद विस्कस फोर्स इनसे ज्यादा हो जाना चाहिए था और बॉक्स को नीचे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक बार विस्कस फोर्स ने बैलेंस कर लिए रिमेनिंग फोर्सेस को। एक बार विस्कस फोर्स ने बैलेंस कर लिया रिमेनिंग फोर्सेस को, तो उस केस में एफ नेट जीरो हो जाता है, और एफ नेट जीरो होते ही एक्सेलरेशन वाली पार्ट जीरो, और ये इसकी वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। अब फर्दर वेलोसिटी का इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो वेलोसिटी का फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि सर विस्कस फोर्स इंक्रीज होकर इतना बड़ा हो जाए कि बॉक्स को नीचे की तरफ ले जाएगा। नहीं जाता बॉक्स कभी नीचे, बॉक्स ऊपर ही आएगा। मुझे पता है ना, लोगों को लगेगा कि सर यहां पे डीएक्सेलरेशन वगैरह कुछ लगाओ ना यार, ऐसा डीएक्सेलरेशन वगैरह भी तो कुछ बताओ। नहीं होता ये सब चीजें, बॉक्स ऊपर ही जाएगा। विस्कस फोर्स बढ़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता। भाई तुम कितने भी बड़े हो जाओ, इस विस्कस फोर्स को लाने वाला कौन है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन है? ये बायएंड फोर्स। कोई कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो ये विस्कस फोर्स कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बराबर होने पे वो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही विस्कस फोर्स आपका अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता बेटा कि विस्कस फोर्स बहुत बड़ा हो जाए और अब वो नीचे लगने को फोर्स नीचे की तरफ लगाए तो बॉडी नीचे जाएगी। नहीं, बॉडी ऊपर ही आएगी। हां, विस्कस फोर्स एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते एक्सेलरेशन को वो जीरो कर देगा, डिक्रीज करते करते एक्सेलरेशन को वो जीरो कर देगा, और जीरो पे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो जाता है। और अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा। फिर अब ये क्या करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा इसमें। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्या हो रही है कहानी यहां पे पूरी? ठीक है, छाप लो। समझ आ रही है बातें? जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नोट किया सभी ने? 27 कंप्लीटेड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। अ सॉलिड स्फीयर falls with a terminal velocity of 20 मीटर पर सेकेंड in air। ठीक है भाई, अगर एक सॉलिड स्फीयर है फॉल कर रहा है विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इफ इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम व्हाट विल हैपन बेटा? वैक्यूम में अगर इसको फॉल करने की इजाजत दी जाए तो क्या होगा? सर वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है ना सर, कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहां पे तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी? भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि विस्कस फोर्स आया। विस्कस फोर्स क्यों आया? क्योंकि सर वहां पे कोई ना कोई फ्लूइड था। फ्लूइड बोले तो एयर, है ना, एयर वगैरह। यहां पे फ्लूइड कौन है? सर एयर।
लेकिन जब आप वैक्यूम में जाओगे तो वैक्यूम में जाते ही ना तो कोई एयर ना तो कोई कुछ और प्रकार का एटमॉस्फेयर, तो इन वैक्यूम देयर इज नो एयर नो एटमॉस्फेयर, that means there is no fluid, and if there is no fluid that means there is no viscous force, and if there is no viscous force that means there will be no terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी तभी आएगी जब विस्कस फोर्स होगा, अगर विस्कस फोर्स नहीं है तो कोई टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं होगी बेटा। तो यहां पे वैक्यूम में कोई एयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, इसका मतलब कोई फ्लूइड वगैरह की बातें नहीं हो रही, यहां पे कोई फ्लूइड वगैरह ही नहीं है, तो कोई विस्कस फोर्स कैसे आ सकता है? जब कोई विस्कस फोर्स नहीं है तो कहां से कोई टर्मिनल वेलोसिटी आएगी? सो देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी इन वैक्यूम। यह टर्मिनल वेलोसिटी तभी आती है जब आपके पास विस्कस फोर्स होता है, और यह विस्कस फोर्स तभी आएगा जब आप फ्लूइड में होंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी तभी आता है जब विस्कस फोर्स होता है, और विस्कस फोर्स तभी आएगा जब आप फ्लूइड में हो। फ्लूइड में भी अ लिक्विड और अ गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई बढ़े आगे। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमसे, आओ जरा देखते हैं। देयर इज अ स्फेरिकल बॉल एंड इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ विस्कस लिक्विड। भैया फ्लूइड आ चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। विस्कस लिक्विड कहने का मतलब है कि फ्लूइड आ चुका है, और फ्लूइड जब आ गया तो यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी भी आ सकती है। द स्पीड ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो भैया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए? ए वाले से, बी वाले से, सी वाले से, या फिर डी वाले से? वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन, वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन। स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया गया लिक्विड में, तो ये लो कॉलम बना दिया जाए, लिक्विड का कॉलम बना दिया साहब। ठीक है, ये है हमारे पास स्फेरिकल बॉल, ये पूरा फ्लूइड था भाई, फ्लूइड के अंदर इसको हमने रिलीज करा। ये पूरे फ्लूइड के अंदर हमने इसको रिलीज कर दिया। क्या होगा? तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, हम अच्छे से समझते हैं, और हमारी ये समझ हमें समझदार बनाती है। जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, mg विल एक्ट ऑन दिस बॉल। बायएंड फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मैं मना नहीं करता हूं, बायएंड फोर्स नहीं लगेगा। मोशन ऑफ द बॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि भाई साहब mg इज ग्रेटर देन द बायएंड फोर्स। भैया क्या है ये? स्फेरिकल बॉल है ना, तो जो भी होगा इसकी जो डेंसिटी है फ्लूइड से ज्यादा है, तो जैसे मैंने इसको यहां से रिलीज करा, mg ग्रेटर देन बायएंड फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगी, एंड नीचे की तरफ जाते जाते वो एक्सेलरेट करेगी। जैसे ही एक्सेलरेट करती है, अभी तो क्या किया आपने? ड्रॉप किया है। ड्रॉप कहने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी 0। तो मैं लिख देता हूं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कुछ समय के बाद इसके पास आएगी स्पीड, कुछ समय के बाद इसके पास आएगी स्पीड, और स्पीड आने के कारण इसके पास आएगा बेटा विस्कस फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस। इसके पास आएगा विस्कस फोर्स जो लगेगा यहां पे। भैया एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है भाई, इसका जो मोशन होगा वो इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े मुझे, बस मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होने से विस्कस फोर्स इंक्रीज हुआ, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम यहां पे आप देखोगे दैट द Fv balances the mg माइनस का बाइंड फोर्स। आफ्टर सम टाइम यहां पे ये क्या होगा, जो विस्कस फोर्स है वो बैलेंस कर देगा किस किस को? ये जो विस्कस फोर्स है ये बैलेंस कर देगा हमारे
mg और बाइंड फोर्स को, जिसके कारण हुआ यूं, ये विस्कस फोर्स क्या करेगा, mg और बाइंड फोर्स को बैलेंस करेगा, जिसके कारण अब ये मूव करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो कहानी किस प्रकार से बनेगी कि सर पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कांस्टेंट पार्ट पे आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलोसिटी इंक्रीजेस, फर्स्टली velocity increases, लेकिन कब तक, जब तक विस्कस फोर्स नहीं आया था। जब तक विस्कस फोर्स नहीं आया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू विस्कस फोर्स velocity decreases and becomes constant. तो पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और उसके बाद वो कांस्टेंट हो गई। अच्छा, पहले तो इंक्रीज करेंगे समय के साथ, उसके बाद समय के साथ उसको डिक्रीज करते हुए और कांस्टेंट कर देंगे। तो इसके लिए अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं बेटा जी इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो पहले तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे समय में आगे जाएंगे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे अब यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। कुछ समय के बाद यहां देखो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होने लगी, और डिक्रीज होने के बाद आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक में आप देखोगे कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। यहां पे आप देखोगे कि भाई वेलोसिटी में कुछ बदलाव आए, समय के साथ उतना इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वो डिक्रीज होने लगी, और फिर कुछ समय के बाद इट बिकम्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा ग्राफ कहीं देखने को मिल रहा है क्या? तो ऐसा ग्राफ शायद मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है बेटा। ऐसा ग्राफ मुझे बी ऑप्शन दिखा रहा है, लाइक दिस। ऐसा देखो, दिख रहा है? तो क्या मैं बोलूं कि बी ऑप्शन सही होगा इसका? ऐसा ग्राफ मुझे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो मैं बोल दूं क्या कि बी ऑप्शन सही होगा इसका? बोलो ना, सही है ना? तो छाप लो। क्लियर है ये बातें? अरे हो गया, छाप लिया सभी ने। फील आ गया इस बात का कि विस्कस फोर्स दगाबाज है सर, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स आया, इसने इसी को ही अपोज कर दिया। भाई वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तभी तो विस्कस फोर्स आया। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती तो पहले भी वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी वेलोसिटी जीरो ही रहती। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण विस्कस फोर्स आया, और ये विस्कस फोर्स देखो सर कितना नालायक है कि इसने इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। तो विस्कस फोर्स ने वेलोसिटी को डिक्रीज करते हुए कांस्टेंट किया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, है ना। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग सोचे कि सर ऐसा तो नहीं हो रहा था कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी को। ना 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 ना, इतना डिक्रीज नहीं कर रहा, थोड़ा सा उसने इस पे इफेक्ट डाला जिसकी वजह से वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये वाला कर्व नहीं, ये वाला कर्व चलेगा फिर। मतलब यहां से लेके यहां तक तो सही है, यहां से लेके यहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को डिक्रीज कर दो तुम समय के साथ, है ना। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा भी चल सकता है कि सर समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, विस्कस फोर्स ऐसा कर रहा है। नहीं, वो थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, उसके बाद वो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है फिर। तो ये वाला कर्व बेटर है, ये नहीं। ठीक है, हाँ भाई, तो बातें समझ आती तुम लोगों को। ठीक है, चलिए जी, तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 29 की। और आई थिंक यहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव 1 भी हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं भाई फाइनली। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव 1। 3 पार्ट्स में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था ताकि आप लोगों को भी समस्या नहीं आए, ज्यादा समझने में इजीली सारी चीजें आपको चलती रहे, है ना। अब तुम सोचो ना यार कि एक साथ वीडियो बनाता तो बढ़िया 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती, जिसमें तुम भी परेशान होते, सोचते यार 3 घंटे का वीडियो देखेंगे, पागल ही हो जाएंगे हम लोग। तो बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आ सके इसमें। ठीक है,
तो बेटा जी ये है कहानी ऑब्जेक्टिव 1 की। उम्मीद करता हूं जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं आपको समझ आ रहे होंगे, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है उनके सॉल्यूशंस जरूर लिख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से ट्राई करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतनी ही कहानी इसमें। बाकी अगले सेशन में ऑब्जेक्टिव 2 के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जहां पे भी ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।